हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम ईईजी पढ़ने जा रहे हैं। तो ईईजी क्या है? इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम। अभी इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम इज़ द स्टडी ऑफ ब्रेन। ब्रेन में जो एक्टिविटी होती है, ठीक है, ब्रेन में बहुत सारी बीमारियां होती है। कुछ लोगों में हमने देखा है कि उनको स्लीपिंग डिसऑर्डर होता है, कुछ में तुमने सुना है कि ब्रेन ट्यूमर हो गया है, या फिर किसी में बोलते कि उसके ब्रेन के अंदर पस निकल रहा है। तो ये सब चीज़ों की जब स्टडी करनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें ईईजी इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम की हेल्प लेना पड़ेगा। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम। ईईजी हमें बताता है कि पेशेंट में कौन सी बीमारियां है। तो ब्रेन में जो बीमारियां होती है, जैसे मैंने बोला था मेमोरी इम्पेयरमेंट, कुछ लोगों में हमने देखा है कि ना धीरे धीरे उनकी मेमोरी क्या होता है, लॉस होना शुरू हो जाता है, फिर वो वापस नहीं आता है। तो उसकी स्टडी, या ब्रेन के अंदर कोई इन्फेक्शन होता है, तो ये जो भी ब्रेन के अंदर वाली जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को हम कैच करते हैं और उसकी जब हम स्टडी करते हैं तो उस प्रोसेस को बोलते हैं इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम या ईईजी। ईईजी इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ दैट। अभी एन्सेफेलोग्राम या ईईजी क्या है? इट इज़ द स्टडी एंड एनालिसिस ऑफ द सिग्नल। ठीक है, ब्रेन के अंदर की जो सेल्स है वो कॉन्स्टेंटली कंटिन्यूसली एक दूसरे को मैसेजेस दे रही है, एंड वी ऑलरेडी स्टडीड थ्रू द वोल्टेजेस। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी अंदर हो रही है, अगर हमने उसके जो इम्पल्सेस को हमने कैच कर लिया, हमने स्कैल्प के ऊपर हमने इलेक्ट्रोड्स लगा लिए और इलेक्ट्रोड से हमने जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस वो एक दूसरे को भेज रहे उसकी हमने स्टडी कर लिया, तो हमें पता चलेगा कि ब्रेन में कोई बीमारी है या नहीं है। तो दिस प्रोसेस ऑफ पिकिंग अप एंड रिकॉर्डिंग द इम्पल्सेस इज कॉल्ड एज ईईजी या इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम। तो ब्रेन वेव्स, अब ब्रेन में एक और प्रॉब्लम है कि ब्रेन के बहुत सारे अलग अलग, हमारी जब एक्टिविटी होती है तो ब्रेन के जो वेव्स है वो अलग अलग निकलती है। तो ब्रेन वेव्स को क्लासिफाई किया गया है अल्फ़ा वेव्स, बीटा वेव्स, थीटा वेव्स, डेल्टा वेव्स एंड इवन गैमा वेव्स भी है। तो हमारे सिलेबस में वी आर जस्ट कवरिंग अल्फ़ा, बीटा, थीटा एंड डेल्टा, और ये सब अलग अलग है अपॉन द फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड। ठीक है, तो देयर फ्रीक्वेंसीज आर डिफरेंट एंड देयर एम्पलीट्यूड आर ऑल्सो डिफरेंट इन द डिफरेंट स्टेट ऑफ आवर ह्यूमन बॉडी। अगर तुम सो रहे हैं तो कुछ और रहेगा, तुम दौड़ रहे हैं कुछ और रहेगा, तुम पढ़ाई कर रहे हैं तो कुछ और रहेगा। ठीक है, so the brain waves are classified as alpha, beta, theta and delta depending on the frequency and amplitude for different states of the human body. अब अल्फ़ा वेव्स की जो फ्रीक्वेंसी वो नियर अबाउट 8 हर्ट्ज़ है टू 13 हर्ट्ज़ के बीच में रहेंगी। अल्फ़ा वेव्स जनरेट होगा और उसकी जो एम्पलीट्यूड रहेगा, जो हम वोल्टेज के टर्म्स में हम जब बात करते हैं तो वो नियर अबाउट 20 माइक्रोवोल्ट टू 50 माइक्रोवोल्ट के बीच में रहेगा अल्फ़ा वेव्स। ठीक है, अब ये अल्फ़ा वेव्स कब जनरेट होता है? तो व्हेन बॉडी इज़ नॉट इन रेस्ट स्टेट दिस वेव्स डिसअपियर हो जाता है, यानी ये रेस्ट स्टेट पे ही ये अल्फ़ा वेव्स जनरेट होता है। ठीक है, अगर रेस्ट स्टेट नहीं है तो ये वेव्स क्या हो जाएगा? ये वेव्स क्या हो जाएगा? डिसअपियर हो जाएगा। तो तुम्हें दिखाने के लिए मैंने अल्फ़ा वेव को ड्रॉ करके वहाँ पे लगाया है। तो ये देखो, ये अल्फ़ा वेव ऐसा दिखता है। ठीक है, तो एग्ज़ाम में तुम्हें ये अल्फ़ा वेव ड्रॉ करना पड़ेगा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अल्फ़ा वेव ऐसे रखते हैं। तो अल्फ़ा, बीटा, गैमा और डेल्टा का जो डायग्राम्स है वो टेक्स्ट बुक में दिया गया है, एंड एग्ज़ाम में ये डायग्राम बनाना वेरी इंपॉर्टेंट है। नाउ द बीटा वेव्स, the frequency of beta wave is starting from near about 14 hertz to 30 hertz, and the amplitude is varying from near about 20 microvolt to near about 25 microvolt के बीच में ये बीटा वेव्स हमारा जनरेट होता है, और कभी कभी इट रीचेस अप टू 59 हर्ट्ज़ तक चला जाता है। देखो, फ्रीक्वेंसी उन्होंने बताया कि नियर अबाउट 14 हर्ट्ज़ से 30 हर्ट्ज़ है, बट समटाइम्स हमारी एक्टिविटी इतनी ऐसी होती है, उस एक्टिविटी के कारण वो नियर अबाउट 59 हर्ट्ज़ तक चला जाता है। अब ये कब होता है? जब लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, बहुत ज़्यादा अधिक जब हम दुखी होते हैं तो बीटा वेव जनरेट होता है। ठीक है, जब हम एंजाइटी फेस करते हैं या डिप्रेशन, या समटाइम्स कुछ ऐसे दवाइयाँ सिडेटिव्स जब हम यूज़ करते हैं तो हम बीटा वेव्स जनरेट होता है। तो यूजुअली बीटा वेव्स डिप्रेशन, एंजाइटी के साथ एकम्पनी करता है। जब हम ये डिप्रेशन फेस करते हैं, जब हम बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं, इसलिए हम बोलते हैं कि दुखी नहीं होना चाहिए, कि
बी ऑलवेज हैप्पी। तो जब डिप्रेशन होता है तो बीटा वेव्स हमारा ब्रेन जनरेट करता है। टिपिकल बीटा वेव कैसा दिखता है मैंने वो वहाँ ड्रॉ किया है, बट जब तुम एग्जाम में जब ड्रॉ करेंगे तो अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा जो है वो एक साथ एक के ऊपर एक, तभी जाके उसका कंपैरिजन करना इजी होगा। सो नियर अबाउट ड्रॉ करेंगे तुम लोग। नाउ कम्स थीटा वेव्स। द फ्रीक्वेंसी ऑफ द थीटा वेव्स वैरी, तो इट इज़ अबाउट नियर अबाउट 4 हर्ट्स टू 7 हर्ट्स के बीच में इसकी फ्रीक्वेंसी रहती है, एंड इट्स एम्पलीट्यूड इज़ नियर अबाउट 100 माइक्रोवोल्ट टू नियर अबाउट 150 माइक्रोवोल्ट के बीच में रहता है, इसके रेंज में है। और ये यूजुअली कॉमन रहता है छोटे बच्चों में एंड यंग अडल्ट में, यानी तुम लोगों में ये ज़्यादा दिखता है। ठीक है, थीटा वेव्स तो किस में रहता है ज़्यादा, बच्चों में और यंग अडल्ट में ये थीटा वेव्स दिखता है। और थीटा वेव्स की जो फ्रीक्वेंसी है वो नियर अबाउट 4 हर्ट्ज से 7 हर्ट्ज के बीच में रहता है, और उसकी जो एम्पलीट्यूड है नियर अबाउट 100 माइक्रोवोल्ट से 150 माइक्रोवोल्ट। टिपिकल थीटा वेव का मैंने डायग्राम ड्रॉ किया है, तो एग्ज़ाम में ये ड्रॉ करना है थीटा वेव कैसा दिखता है। अब आ रहा है डेल्टा वेव्स। अब जो डेल्टा वेव की जो फ्रीक्वेंसी है वो वेरिएशन है नियर अबाउट 0.5 हर्ट्ज से 3 हर्ट्ज के बीच में है, और उसका जो एम्पलीट्यूड है नियर अबाउट 250 माइक्रोवोल्ट टू 300 माइक्रोवोल्ट। अब ये कब ऑब्जर्व होता है, जब हम सोते हैं। ठीक है, जब हम सोते हैं तो हमारा ब्रेन जो वेव्स जनरेट करता है दैट इज़ डेल्टा वेव, और डेल्टा वेव का जो रेंज है वो 250 माइक्रोवोल्ट से 300 माइक्रोवोल्ट के बीच में रहता है। एंड दिस जनरली ऑकर ओनली इन यंग चिल्ड्रन ड्यूरिंग स्लीप। तुम्हारे भी नहीं, यंग चिल्ड्रन जो छोटे बच्चे रहते हैं उनका ब्रेन डेल्टा वेव्स जनरेट करता है। ठीक है, टिपिकल डेल्टा वेव का डायग्राम ऐसा है, तो एग्ज़ाम में ड्रॉ करना है। तो जब हम ईसीजी हम रिकॉर्ड करते हैं तो अगर नॉर्मल पहले स्टडी कर चुके हैं एक नॉर्मल ह्यूमन का, तो एक नहीं बहुत सारे, और उसमें से एक एवरेज वाले लोगों का कैसा होगा वो उसका ईईजी ड्रॉ कर चुके हैं। और जब हमारी बॉडी एबनॉर्मल रहती है उस पैटर्न के साथ उसका कंपैरिजन होता है। ठीक है, तो 1 इज़ द रेफरेंस, पहले ही निकाल लिया नॉर्मल बॉडी का ईईजी कैसा होगा। और जब हमारा किसी का ब्रेन अगर वर्क प्रॉपरली नहीं कर रहा है तो उसका ब्रेन ईईजी निकाला जाएगा, और उसको क्या करेंगे, उसको नॉर्मल वाले के साथ कंपेयर करेंगे और फिर उसका डिफरेंस देखेंगे और उसमें से पता लगाएंगे तो व्हाट काइंड ऑफ डिसीज दैट पर्सन इज हैविंग। ठीक है, तो ए नॉर्मल EEG means you have a normal pattern of brain wave activity, normal pattern रहेगा। ठीक है, and an abnormal reading means that abnormal pattern of brain activity are being produced and it is picked by, कौन पिक करेगा, electrodes पिक करेगा। वही है प्रोसेस जो हमने ईसीजी में पढ़ा था। ब्रेन वेव्स को हम जो पर्सन रहेगा, जो बीमार रहेगा, उसके सर में हम बहुत सारे इलेक्ट्रोड्स लगाएंगे, और फिर वो इलेक्ट्रोड्स क्या करेगा, द इलेक्ट्रोड्स विल पिक अप द पोटेंशियल डिफरेंसेस, एंड उसको फिर क्या करेंगे हम आगे सर्किट में देंगे, एंड अल्टीमेटली ऑसिलोस्कोप में देखना है तो ऑसिलोस्कोप में, या फिर कोई ग्राफ पेपर में प्लॉट करना है तो उसे उस वेव पैटर्न को हम ग्राफ पेपर में प्लॉट करेंगे। एंड आफ्टर दैट द डॉक्टर विल टेल द पेशेंट व्हाट काइंड ऑफ डिसीज ही इज हैविंग। ठीक है, नाउ लेट अस सी द ब्लॉक डायग्राम ऑफ ईईजी। तो ईईजी के ब्लॉक डायग्राम में क्या क्या चीज़ें होती है, तो फर्स्ट होता है एज यूजुअल जो सिग्नल्स मिल रहे, सिग्नल्स को पिक कौन करेगा, इलेक्ट्रोड्स। तो बहुत सारी इलेक्ट्रोड्स लगेंगी, यहाँ पे 4 या 5 नहीं, यहाँ पे बहुत सारा इलेक्ट्रोड्स लगने वाला है। देन वोल्टेजेस, वी आर हियर द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, वी आर गोइंग टू यूज़ द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी। तो बॉडी पे कोई हार्म नहीं होना चाहिए, तो वहाँ पे एक प्रोटेक्शन यूनिट भी दिया गया है। सो अब ये सिग्नल्स जो भी मिल रहे हैं, हमारा इलेक्ट्रोड्स जो पिक कर रहा है, तो उसको वो सिग्नल्स बहुत वीक होते हैं, तो उसको हमें ऑसिलोस्कोप में रीड करना है या फिर उसे प्रिंटर में से प्रिंट करना है, तो उसको एक नॉर्मल लेवल पे लाना है। तो वो सिग्नल्स को, वीक सिग्नल्स को हमें अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से लाने के लिए वी विल मेक यूज़ ऑफ एम्पलीफायर एंड अल्टीमेटली द recorder can be a oscilloscope और इट कैन बी एनी ग्राफ पेपर, जिस पे ग्राफ पेपर या पेपर पे वो प्रिंट निकाल के डॉक्टर तुम्हें बताएगा। सो द ब्लॉक डायग्राम ऑफ ईईजी कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रोड्स, प्रोटेक्शन यूनिट, एम्पलीफायर एंड रिकॉर्डर। नाउ लेट अस सी व्हाट इज इलेक्ट्रोड्स। इलेक्ट्रोड्स कैसे फॉर्म में होते हैं यहाँ पे, तो इलेक्ट्रोड्स आर स्मॉल मेटल डिस्क विथ
थिन वायर्स, उसमें थिन वायर्स रहते हैं, एंड इट इज़ पेस्टेड, यानी उसको चिपकाया जाता है स्कैल्प के ऊपर, पेशेंट के स्कैल्प के ऊपर उसे चिपकाया जाता है, ठीक है। तो व्हाट विल द इलेक्ट्रोड्स विल डू, द इलेक्ट्रोड्स विल डिटेक्ट द टाइनी इलेक्ट्रिकल चार्जेस बिकॉज ऑफ द ब्रेन सेल, जो क्या करता है कॉन्स्टेंटली एक दूसरे को मैसेजेस भेज रहे, तो जो जब मैसेजेस भेजते हैं वहाँ पे यानी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है, उस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को कौन पिकअप करेगा, इलेक्ट्रोड्स करेगा। और इलेक्ट्रोड्स कैसा है, स्मॉल मेटल डिस्क के समान है, छोटे छोटे छोटे, जो टिकलियाँ मैंने बोली थी, जो वुमेन्स यूजुअली जो फोरहेड में लगाती है टिकलियाँ, वैसे छोटा रहता है, और फिर उसको पेस्ट किया जाता है ऑन द स्कैल्प, ठीक है। तो इलेक्ट्रोड्स कंसिस्टिंग ऑफ ए स्मॉल मेटल डिस्क with thin wires are pasted on the scalp. The electrodes detect tiny electrical charges that result from the activity of the brain cells. Protection unit. The protection units are required to protect the patient from getting any high voltages. अगर हाई वोल्टेजेस हमारी बॉडी में आ जाता है तो पेशेंट और बीमार हो जाएगा, हो सकता है कि उसका डेथ भी हो जाए। तो प्रोटेक्शन यूनिट इज़ नीडेड टू प्रोटेक्ट द पेशेंट फ्रॉम गेटिंग शॉक ऑफ हाई वोल्टेजेस, दैट इज इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज आइसोलेशन यूनिट। इसे आइसोलेशन यूनिट भी बोला जाता है। एम्पलीफायर क्या करता है, एम्पलीफायर से पहले जो इलेक्ट्रोड्स हमने स्कैल्प पे लगा रखे हैं, स्कैल्प में से जो आ रहा है सिग्नल्स आ रहा है वो कैसा रहता है, हाई इम्पिडेंस से आता है, क्योंकि वो स्किन कॉन्टैक्ट, हाई स्किन कॉन्टैक्ट इम्पिडेंस। अब ये इसे हम डायरेक्टली हम ऑसिलोस्कोप में नहीं दे सकते हैं, तो फर्स्ट इट इज़ पास्ड थ्रू द प्री एम्पलीफायर, एंड द प्री एम्पलीफायर वॉज डिजाइंड इन सच ए वे दैट इट विल कैच अप वट एवर सिग्नल इज ऑब्टेन, ठीक है। प्री एम्पलीफायर को ऐसा डिज़ाइन वाला यूज़ किया गया है कि जो भी इम्पिडेंसेस वहाँ पे आ रहा है उसको वो पिक कर लेगा। द वोल्टेजेस पिक्ड अप बाय द इलेक्ट्रोड्स आर एम्पलीफाइड फर्स्ट, तो प्री एम्पलीफायर में, और उसके बाद वो एम्पलीफायर में जाएगा बिफोर फीडिंग इनटू द नेक्स्ट लेवल, ठीक है। अब लास्ट आता है रिकॉर्डिंग यूनिट। तो रिकॉर्डिंग यूनिट में ईईजी में वटेवर वोल्टेज डिफरेंस जनरेट हो रहा है स्कैल्प और हमारे रेफरेंस इलेक्ट्रोड के बीच में, उसे हम पिक कर लेंगे। पिक करने के बाद उसे एम्पलीफायर सर्किट में डालेंगे। एम्पलीफायर सर्किट के बाद यानी प्री एम्पलीफायर देन एम्पलीफायर, एंड आफ्टर इट इज़ यू कैन सी थ्रू ऑसिलोस्कोप स्क्रीन, यानी कंप्यूटर स्क्रीन में तुम्हें दिख जाएगा, या फिर कोई पेपर है, पेपर पे उसे तुम प्रिंट करके निकाल सकते हो, ठीक है। तो ईईजी रिकॉर्डिंग कैन बी डन बाय picking up the voltage difference between active electrodes on the scalp with respect to the reference electrode. The changes are amplified and appear as a graph on a computer screen or as a recording that may be printed out on paper. While writing the paper, you will finish the answer by writing some uses ऑफ द EEG. तो एटलीस्ट 5 यूजेस तुम लोग लिखेंगे, ठीक है। तो आई विल स्टार्ट विथ फर्स्ट है एपिलेप्सी या साइजर। अभी एपिलेप्सी तुम लोग उसे कॉमनली बोलते हैं फिट। ये फिट की बीमारी तुम लोगों ने देखा है कि बहुत सारे लोग एकदम सडनली नीचे ज़मीन पे गिर जाते हैं और फिर उनके मुंह से कुछ फॉर्म्स निकलना शुरू होता है, दैट इज़ द एपिलेप्सी। अब उसमें तुम लोग बहुत टाइम हमने देखा है कि कुछ स्पून पकड़ देते हैं तो उनका दांत एक दूसरे पे टकराना नहीं चाहिए करके स्पून और समथिंग। तो ये जो बीमारी है इसकी स्टडी करने के लिए हम EEG यूज़ करते हैं, ठीक है। दूसरा है डिमनीशिया, जो मेमोरी इम्पेयरमेंट होता है। कुछ लोगों की मेमोरी क्या होता है, वो लॉस होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो वो लॉस होने वाली जो बीमारी है उसको हम फाइंड आउट करने के लिए भी, उसकी स्टडी करने के लिए भी हम EEG करते हैं। अगर कोई ब्रेन में बीमारी है, कोई इन्फेक्शंस है, तो इन्फेक्शंस की स्टडी के लिए भी हम EEG यूज़ करते हैं, ठीक है। देन कोई हेड इंजरी है, एक्सीडेंट्स होते हैं, हेड पे इंजरी लगती है, तो अगर ब्रेन में इंजरी होती है तो फिर EEG निकाला जाता है टू चेक वेदर द हेड ब्रेन इज़ वर्किंग प्रॉपरली और नॉट। अगर ब्रेन के अंदर ब्रेन ट्यूमर जनरेट होता है कुछ लोगों में, तो वो ब्रेन ट्यूमर को स्टडी करने के लिए कि वो सेल का ग्रोथ कैसे हो रहा है, वो कंट्रोलेबल है, अनकंट्रोलेबल ग्रोथ है या एबनॉर्मल है, क्या क्या है, वो सब फाइंड आउट करने के लिए भी, ब्रेन ट्यूमर की स्टडी के लिए भी EEG निकाला जाता है। और ब्रेन हैमरेज के लिए भी निकाला जाता है। समटाइम्स ब्रेन के जो ये नर्व्स है वो कट जाते हैं और इंटरनल ब्लीडिंग शुरू हो जाता है। अगर वैसा कोई कंडीशन भी आया तो भी EEG की स्टडी होती है। फिर ब्रेन में पस निकलना यानी ब्रेन एब्सेसिस
ठीक है। ब्रेन में पस निकलता है, स्वेलिंग होता है ब्रेन में, उसे उसकी स्टडी के लिए भी, बिकॉज ऑफ द इन्फेक्शन, उसकी स्टडी के लिए भी ईईजी निकाला जाता है। स्लीप डिसऑर्डर के लिए भी निकाला जाता है, कुछ लोगों में स्लीप डिसऑर्डर्स होते हैं, वो डिसऑर्डर स्टडी करने के लिए भी ईईजी निकाला जाता है। सो आई टोल्ड अराउंड 6-7 यूजर्स मैंने तुम्हें बता दिया है, उसमें से तुम जितना लिख सकते हैं एटलीस्ट 5 तो लिखना इम्पॉर्टेंट है। थैंक यू।